दूरदर्शन चंडीगढ़ के प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हो कि हम एक मुलाकात के माध्यम से आप लोगों का तारुफ उन लोगों से करवाते हैं जिन लोगों ने कुछ ना कुछ इस तरह के काम किए होते हैं जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और इस मुलाकात में या और मुलाकातों में हम कभी कभी आपके साथ ऐसी भी बातें करते हैं या आज भी करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगी। एक मुलाकात प्रोग्राम में आज हम जिससे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो एक बहुत ही अपकमिंग ऑथर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, उसको पब्लिश किया है और उनके बारे में और भी जानेंगे वो क्या है। और आपके और उनके बीच में ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए मैं तारुफ करवाता हूँ। उनका नाम है खुशी शर्मा। खुशी, बहुत बहुत आपका स्वागत। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को नज़र आ रही हैं इसमें कि आप 2 बार नेशनल मेडल विनर हो स्क्वॉश में, आप पियानिस्ट भी हैं, आप कथक डांसर भी हैं, आपने हिंदुस्तान के साथ साथ यूएसए में भी स्कूलिंग की है 3 बार अलग अलग फेसेस में, और आप ब्लॉग राइटर भी हैं, आप यंगेस्ट ईशा योगा टीचर 11 साल की उम्र में बन गए और आज आपने किताब लिखी है द मिसिंग प्रोफेसी। हाँ, जो बहुत ही अच्छी एक किताब है। मैं चाहूँगा पहले दर्शकों को आप इसके बारे में दिखाइए कि ये जो किताब है द मिसिंग प्रोफेसी, एक बार दर्शक पहले देख ले और इस किताब के बारे में भी जानेंगे और बहुत कुछ जानने के लिए जिज्ञासा भी है और हमारे दर्शक भी इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतनी अच्छी किताब लिखी है, इतना कुछ आपने हासिल किया है। अच्छा खुशी, सबसे पहले मेरे को ये बात बताओ, आप द मिसिंग प्रोफेसी से शुरू करते हैं, बाकी बीच में ये मिसिंग प्रोफेसी में प्रोफेसी क्या है? तो एक्चुअली जो मिसिंग प्रोफेसी है दैट इज़ जो मेरा मेन पार्ट ऑफ द बुक, जिसके मुझे इंस्पायर किया इस बुक को लिखने की। तो ये मेरी पहली पोएम थी एक्चुअली, द मिसिंग प्रोफेसी जो है। तो इसने मुझे इंस्पायर किया एक पूरी स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट बनाने के लिए जो मुश्किलों का सामना कर सकती है एंड वो काफ़ी क्लियर हेडेड है कि उसका एक मकसद है एंड वो उसको पूरा करने में कुछ भी कर सकती है। तो ये मेरी मिसिंग प्रोफेसी है। मैं पढ़ के सुना देती हूँ मिसिंग प्रोफेसी। हाँ, अगर पोइम है तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताया जाए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी जो शुरुआत होती है, ना जाने इसको कहाँ से कहाँ तक लेकर जाते हैं। और आज देखते हैं जो शुरुआत एक पोइम के रूप में हुई थी और उसके बाद वो एक किताब के रूप में आ गई। तो ये जानते हैं आज खुशी से। खुशी, ये पोइम के बारे में बताइए थोड़ा सा। सो द पोएम इज़ वन कंट्रोल्स फायर, द अदर कंट्रोल्स सोल, टू सेव द वर्ल्ड ईच मस्ट प्ले देयर रोल। There was nothing like them before, and there will never be any after. They are the fated, stronger than any force. In this universe that we live in, they will defy all odds. Challenge after challenge, carving their destiny, defeating every rival with great intensity. In this journey of love and hate, one must make the ultimate sacrifice, leaving the other to suffer for the rest of their life. Fear not, it isn't a tragic flight, as at the end of the tunnel we will find the light. Before giving up hope, just think. Think for a moment of who they are, as they are the fated, stronger than any force. In this world that we live, they will defy all odds. So basically ये फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोफेसी है। एंड इस बुक में मेरी जो प्रोटैगनिस्ट है जो स्टार्टिंग में, वो इसकी सेकंड पार्ट को ढूंढ रही है, क्योंकि उसका जो बिलावड था, उसका जो प्यार था, वो 300 साल पहले एक काफ़ी बड़े जंग में उसकी मौत हो गई थी। तो उसको लगता है कि अगर वो इसकी सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोफेसी ढूंढ ले तो फिर वो इसको वापस ला सकती है। तो यही मिसिंग प्रोफेसी इसलिए टाइटल में आई क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्ट है बुक का एंड ये काफ़ी मीनिंगफुल भी है क्योंकि दिस वाज एक्चुअली माय फर्स्ट पोएम। मैं इसमें एक चीज़ ये देख रहा था कि इसमें फैंटेसी भी है, एडवेंचर भी है, फिलोसफिकल भी अगर हम इसका एस्पेक्ट देखते हैं वो भी है, उसके साथ साथ साइंस भी है, म्यूज़िक भी है, उसमें एक कॉम्पोजिशंस भी दी हुई हैं। ये इतना सारा कुछ इस किताब में। पहले तो एक जो तो आपकी उम्र है, आप शायद +2 में पढ़ रहे हैं अभी, साइंस के स्टूडेंट हैं। साइंस का स्टूडेंट हो, +2 का स्टूडेंट हो और इंग्लिश लिटरेचर में ये जो बुक आपने लिखी हुई है और इतना कुछ डाला हुआ इसमें, इतना कुछ डाला हुआ, ये सारी चीज़ों को आपने गागर में सागर भरने वाला काम किया है।
ये किस तरह मन में ख्याल आया इसका? टू बी ऑनेस्ट, मैं बचपन से काफ़ी बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे बुक पढ़ने का काफ़ी मन है। लाइक समर्स में भी मैं हमेशा लाइब्रेरी में जाती थी एंड उधर लाइक ढेरों की ढेर बुक्स उठा के मैं बस पढ़ती रहती थी। लाइब्रेरियंस देखते थे, हाय कितनी छोटी बच्ची है, इतनी सारी बुक्स साइड में रखी हुई है और पढ़ी जा रही है। तो मुझे उस टाइम लगता था कि कितने महान होते होंगे ऑथर्स कि वो अपना पूरा एक यूनिवर्स क्रिएट कर देते थे एंड अपने पूरे कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स, उनको सारा ट्रैक रखना एंड पूरी स्टोरी लाइन क्रिएट करते थे। कितना लाइक महान व्यक्ति कर सकता है एंड मैं हमेशा लुकअप करती थी ऑथर्स के वर्ड्स। तो मुझे हमेशा से अपना यूनिवर्स क्रिएट करना था, तो मुझे समझ नहीं आता था मैं कैसे शुरू करूँ। मुझे लगता था मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि मैं कर पाऊँगी। बट फिर मैंने ये पोएम लिखी एंड उसके ऊपर फिर मुझे हमेशा से मन था कि एक स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट बनाने का, क्योंकि दैट इज़ समवन कि मैं चाहती हूँ कि और भी रीडर्स पढ़े एंड उससे इंस्पायर होए। तो मैंने यही किया, मैंने अपनी बनाई। एंड एज़ फॉर कि मैंने म्यूज़िक भी डाला, साइंस भी डाला एंड सारी फ़िलॉसफी भी डाली। ये सारे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि मैं पियानो बजाती हूँ, मुझे काफ़ी साल हो गए पियानो बजाए हुए, तो मैंने काफ़ी एस्पेक्ट्स इसमें पियानो के भी डाले हैं कि उसके कोई उसकी मिशन थी, उसमें उसको करना था, पीस की कॉम्पोजिशन पूरी करनी थी, अपनी म्यूज़िकल नॉलेज डाली हुई है। फिर मैंने साइंस की कुछ थ्योरीज डाली हुई हैं कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड पे चलता है तो फिर वो डीमटेरियलाइज हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने सस्टेनेबिलिटी की भी बात की है अपनी बुक में, क्योंकि दैट इज़ समथिंग मैं बहुत आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एंड आई होप कि मैं उसी में काम करूँ, सस्टेनेबिलिटी में। तो ये सारे एस्पेक्ट्स मैंने बुक में डाल दिया। एंड एज़ फॉर फिलोसफिकल, कई बार मैं अपनी बुक में दोबारा से पढ़ रही थी और फिर मैं कुछ शब्दों को देख के मैं सोचती थी हाय मैं क्या सोच रही थी उस टाइम पे कि मैंने ये इतना अच्छा पैराग्राफ लिख दिया। कि कुछ पैराग्राफ्स तो ऐसे हैं कि अगर मुझे कोई देता, लाइक भेजता कि ये किसी ने लिखा है, एंड फिर मैं पर्सनली उसको रीच आउट करके बोलती कि आपने ये पैराग्राफ काफ़ी अच्छा लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एक पैराग्राफ था, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बहुत ज़रूरी है कि जब एक कलाकार को अपनी ही पढ़ी हुई चीज़ को, एक ऑथर को, एक राइटर को अपनी ही लिखी हुई चीज़ को पढ़ने में आनंद आए और उसको बोल के कहे वाह क्या बात है, तो पहला जो एग्जामिनर वो खुद ही होता है, मतलब अपने आप का। तो आज देखते हैं खुशी ने जो 3-4 लाइंस अपने पैराग्राफ की बोलनी है, उसमें 3-4 लाइंस में कैसी ऐसी बात लिखी है जो इसको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। Is it like the saying, time heals everything? No, but it's a bit easier, I guess. People say time heals everything. They are wrong. Nothing heals with time. Yet, time helps. It does. After a while, you won't cry all the time. You won't remember all the time. Time helps you to get used to it. Time makes you learn how to live with the pain. The wounds will still be there. The pain is still there. You just bury everything in the deepest crevices of your mind. You will still cry when you think about it too much. You will still suddenly lose the sense of what you are doing when something reminds you of it. ये चीज़ें जो इतनी बहुत गूढ़ ज्ञान की है, और आपकी माशाल्लाह जो उम्र है, अगर उसके साथ हम कंपेयर करते हैं इसको, तो मेरे दर्शक भी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में वक्त को लेकर और क्या इमोशंस को यूज़ करके ये जो लाइनें लिखी हैं, मुझे लग रहा है कि ये इसके पीछे किसका राज है, क्या कारण है, कैसे चीज़ें आई, ये इसके बारे में पूछते हैं। ये इतनी खूबसूरत चीज़ें आपने लिखी हैं, कैसे आई आपके मन में? इमेजिनेशन, टू बी ऑनेस्ट। तो खुशी इमेजिनेशन करती है। हाँ, मैं बहुत जब भी मैं लिखती हूँ तो मैं उसको हमेशा दिमाग में सोचती हूँ क्या चल रहा है। लाइक जब मैं पढ़ती भी थी तब मेरे दिमाग में एक मूवी की तरह चल रहा था, हाँ कि इधर है वो सारे लोग, ये खा रहे हैं, ये उनको समझ आ रहा है, पिक्चराइज करके अपने आप को फोकस कर लेना। तो खुशी एक चीज़ बहुत बड़ी मैंने जो आप में देखी हुई है, आप कथक बहुत अच्छा करते हो और आपकी स्टेज परफॉर्मेंसेज हैं, पहली चीज़, और बड़ी छोटी उम्र में आपने कथक शुरू कर दी थी। मेरे को ये भी पता है कि शायद 2014 में आपकी एक छोटे सी आप बच्चे थे तो आपने कथक की परफॉर्मेंस की थी नेशनल क्राफ्ट फेयर में उस टाइम आपने। उसके बाद आप लॉन टेनिस खेलते थे तो स्क्वैश में कन्वर्ट कर दिया, और 2 टाइम नेशनल आपके पास मेडल है उसका। ईशा के अकॉर्डिंगली जो आपने ये जो एक 11 इयर्स की एज में एक योगा टीचर बन जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। पियानो भी बजाना, खुशी लिखती भी है, पढ़ती भी है, गाती भी है, बजाती भी है, खेलती भी है, नाचती भी है। खुशी सब चीज़ों को मैनेज कैसे करती है?
इसमें मैनेज करने की बात नहीं होती. इट्स लाइक अगर आपको कोई चीज़ पसंद होती है तो आप हमेशा टाइम निकाल लेते हो उसकी चीज़ के लिए. तो एक आधी चीज मिस हो जाए तो फिर खुशी खुशी नहीं रहेगी. यानी कि खुशी को इन सारी चीज़ों में खुशी मिलती है. यानी कि आज के दौर में इस तरह के स्टूडेंट को इस मंच पे लाना हमारे लिए भी बहुत एक सौभाग्य की बात है. और इसी सौभाग्य की बात की चर्चा को आगे करते हुए हम खुशी से अगला प्रश्न करते हैं. खुशी, पेरेंट्स का इस किताब में कोई सहयोग मिला आपको? एक्चुअली इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे. तो मैंने जब बुक लिखना स्टार्ट किया था, इट वाज आफ्टर माय 10th ग्रेड बोर्ड एग्ज़ाम्स. तो मार्च 2020 एंड तब अराउंड कोरोना वायरस शुरू हो गया था. तो हम सारे सेपरेट रूम्स में रह रहे थे. तो ऑल्दो मैं पढ़ाई तो कर ही रही थी क्योंकि 11th में वो नॉन मेड ली हुई है, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको. बट मैं लाइक अराउंड 2-3 घंटे किताब के लिए निकाल लेती थी. बट मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था इसके बारे में क्योंकि अच्छा, मम्मी पापा को पता ही नहीं? हाँ, अलग अलग रूम्स में थे. ठीक है. एंड उसके बाद जब मैंने 16-17 चैप्टर्स के राउंड लिख लिया था तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं बुक लिख रही थी. उनको ये नहीं रियलाइज़ हुआ मैं बुक लिख रही थी. उनको बस पता चला कि मैं अपना टाइम पढ़ाई के टवर्ड्स नहीं डिवोट करी थी पूरा टाइम. तो फिर उन्होंने मेरा सारा ले लिया, लैपटॉप ले लिया एंड दे वर लाइक नहीं अब पढ़ो क्योंकि तब अगस्त भी हो गया था, सितंबर में एग्जाम. यानी कि वो जो एक चीज होती है कि पेरेंट्स की कि नहीं अभी पढ़ाई करने का मूड है और कुछ नहीं करना, तो वो रूल खुशी के ऊपर लागू हो गया. तो फिर खुशी ने अपनी खुशी कैसे ढूंढी बाद में? मेरी बहना के कारण. मेरी बहना, उसने मेरा लैपटॉप. उसका नाम क्या? सुहानी शर्मा. तो शी इज इन 9th करंटली. हाँ. अच्छा. तो उसने मेरी बुक पढ़ी एंड उसने मम्मा पापा को कन्विंस किया कि आप भी पढ़ो, काफ़ी अच्छी बुक. अच्छा, छोटी बहन ने कन्विंस किया कि बड़ी बहन ने इतनी बढ़िया चीज़ लिखी है. क्या बात है. फिर हाँ, तो फिर उन्होंने पढ़ा. एंड द थिंग वाज एट दैट टाइम कि मेरे एपी के एग्जाम्स आ रहे थे. तो 4 एग्जाम्स थे और मेरे पे सिर्फ 2 महीने थे प्रिपरेशन के लिए. मैंने किया भी नहीं था पूरा सिलेबस क्योंकि 12th में पढ़ाई होती है उसकी. तो फिर मम्मा पापा वर लाइक कि अभी टाइम नहीं है बट आपको 2 दिन दिए. मुझे 2 दिन दिए एंड उसमें एक दिन में मैंने 9000 शब्द लिख दिए एंड फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट कर दिया. अनबिलीवेबल, अमेजिंग. मुझे याद है एग्जैक्ट टाइम जब मैंने खत्म भी किया था. इट वाज 3:23 AM. लाइक रात को 3:30 बजे मैं खत्म करके मम्मा के पास जा रही हूँ कि मम्मा मेरा पहला ड्राफ्ट खत्म हो गया, मैंने पहली बार एक बुक लिख ली. और उसके बाद अगले दिन मैंने पूरी दोबारा से उसको देखा कि थोड़ी मिस्टेक्स नहीं हो रहे थे कि जब आप फ्लो में लिख. ज़्यादा मिस्टेक्स किसने ढूंढी, पापा ने या मम्मा ने? क्योंकि बहुत बड़ी बात है. देखो मम्मी पापा दोनों बड़े इंटेलिजेंट हैं और मैं तो ये बात कहूँगा कि पापा भी IAS मम्मा भी IAS. तो उनके सामने एक बुक को लेकर जाना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसमें त्रुटियां ना हो, गलतियां ना हो, मिस्टेक्स ना हो. मम्मा पापा ने जरूर निकाली मिस्टेक्स. अच्छा. सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स मैंने खुद निकाली. अरे वाह. क्योंकि आपने बोला था कि अपना जो क्रिएटर होता है वही सबसे ज़्यादा अपने वर्क को क्रिटिसाइज करता है. तो मैं सोच रही थी कि क्या सोच रहे हैं. मैंने चैप्टर पे चैप्टर डिलीट किए हुए हैं. अच्छा. हाँ, कि मैंने उस टाइम मैंने पहले लिखी थी ना कि लाइक ऑलमोस्ट 1 साल पहले वो वाले चैप्टर्स जो मैंने पहले लिखे थे उनको चैप्टर्स को डिलीट करके मैंने पूरे द्वार से लिखे हुए हैं. हाँ, मम्मा पापा ने भी निकाली कुछ तो दे वर लाइक कि फाइनली तैयार होगी. पर ऑल क्रेडिट गोज टू सुहानी. हाँ, एक्चुअली उसके बिना ही बुक होती भी नहीं. होती नहीं. अच्छा, आप जब अमेरिका पढ़ने गए थे कौन सी क्लासेस आपने अमेरिका में पढ़ी हैं? तो मैं 2nd में गई थी प्रिंसटन में एंड 4th में मैं आधे साल के लिए गई थी बर्कले में. एंड 7th में जो मेरा सबसे इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस है वो 7th में हुआ क्योंकि मुझे तब तक ये चीज़ें याद नहीं लग गई थी कि लाइक आपने मेरे से भी बात पहले डिस्कस की थी. हम जब प्रोग्राम से पहले एक बार बात डिस्कस की थी कि ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर आपके टीचर थे अमेरिका में, उन्होंने आपको कुछ लिखने के लिए दिया था कुछ. हाँ, तो उसके ऊपर आपने जो लिखा तो आपको पहली बार पता चला कि हाँ मैं मैथोलॉजी के ऊपर भी लिख सकती हूँ. तो वो जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हमारे दर्शकों के साथ विचार उसका कीजिए. तो हमारे 7th ग्रेड में जो इंग्लिश टीचर थी वो काफ़ी फोकस करती थी क्रिएटिव राइटिंग पे. वो अलग अलग टॉपिक्स देती थी कि जैसे इस पे लिखो, इस पे लिखो, इस पे लिखो एंड उसकी ग्रेडिंग होती थी. तो हमारा एक प्रोजेक्ट होता था इंडिपेंडेंट राइटिंग. तो हमें 4 इंडिपेंडेंट राइटिंग थे आई थिंक पूरे 1 साल के लिए. तो इंडिपेंडेंट राइटिंग में आप कुछ भी लिख सकते थे कि आप एक स्टोरी लिख सकते थे, आप एक कुक बुक बना सकते थे और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक फ़ोटो बुक एंड काफ़ी अलग अलग चीज़ें. पूरा प्रोजेक्ट होता था. इट वाज लाइक फाइनल प्रोजेक्ट नहीं होता साल का. तो उस पर मैंने लिखी स्टोरी. मैंने लिखी ग्रीक माइथोलॉजी पे एक स्टोरी. एंड उस टाइम पे लाइक मैंने पहले बोला था कि मुझे रीडिंग में काफ़ी मज़ा आता था बट स्पेसिफिकली माइथोलॉजिकल एंड फैंटेसी वाली चीज़ में.
तो मैंने ग्रीक माइथोलॉजी के लिए एक स्टोरी लिखी है एंड मुझे उन्होंने बोला टीचर ने काफ़ी अच्छा लिखा, उन्होंने रूब्रिक बनाया हुआ था ना, तो उसमें मुझे सब में फुल दिया। तो मम्मी पापा अमेरिका तब रहते थे साथ ही? हाँ हाँ, वो उधर ही रहते। तो फिर आपने घर आके बताया कि मम्मा देखो टीचर ने मेरे को ये बात बोली? हाँ, वो उधर ऑनलाइन ही दिख जाता था। तो मेरी बात सुनो, किसी ने ढूंढा नहीं मम्मी पापा में से किसी ने कि ये लड़की आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी ऑथर बनेगी, राइटर बनेगी? नहीं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। अरे सोचा ही नहीं। वही बोल रही हूँ, जब मैंने बुक लिखी तो वो काफी सरप्राइज थे, और वो ज्यादा गुस्सा थे, बट अच्छा। वो काफी सरप्राइज भी थे। गुस्सा भी थे? हाँ, गुस्सा इसलिए थे क्योंकि अब 11th में हो, आप पढ़ाई की जगह आप अपनी बुक लिख रहे हो, और आपके नॉन मेड के एंड ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी, एक तो फिजिकल लर्निंग हो भी नहीं रही, एंड ऊपर से पूरा टाइम आप इसमें, आधा टाइम तो आप इसमें स्पेंड कर रहे हो। बट वो सरप्राइज भी थे क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लिखूंगी। हाँ, लाइक उनको पता था कि मैं लिख लेती हूँ लिखने के लिए। तो सुहानी पढ़ती किस स्कूल में है? सुहानी DPS में पढ़ती है। और खुशी? मैं कामल कॉन्वेंट में। कामल कॉन्वेंट में। तो कामल कॉन्वेंट की टीचर्स ने कभी नहीं ढूंढा खुशी में कि खुशी एक ऑथर है? कि सरप्राइज दी बुक उनको भी लिख के? वो भी काफ़ी सरप्राइज थे क्योंकि उन्होंने देखा था, जनरली मेरा इंटरेस्ट हमेशा मैथ्स एंड साइंस में रहा। हाँ, वही मैं उसी बात पे आने लगा था अभी कि नॉन मेडिकल में आप +2 कर रहे हो और लिखा आप इंग्लिश लिटरेचर है, और उसमें भी फैंटेसी, उसमें भी मैथोलॉजी लिख रहे हो और साथ साथ फिलोसफिकली बातें। ये कैसे हो, मतलब कैसे रहा है ये सारा कुछ? क्या रहा है खुशी के माइंड में? क्या चल रहा है मेरे माइंड में? लाइक आई सेड, मेरी इमेजिनेशन काफ़ी विविड सी है कि ऑल्दो मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स एंड साइंस, बट दैट डजंट मीन कि मैं सोच नहीं सकती कि फैंटेसी एलिमेंट्स, क्योंकि फैंटेसी में भी काफ़ी साइंस इन्वॉल्व है। मैंने अपनी बुक में भी जो मैंने सारा सीखा है मैथ्स, साइंस एंड सब कुछ चीज़ों में, मैंने उसको भी इंक्लूड किया है अपनी बुक में। कथक जैसे आपने कथक करते हो तो ज़्यादा क्या होता है कि आपको श्रृंगार के साथ साथ जो अभिनय है उसको दिखाना पड़ता है, आपको भाव दिखाने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी फैंटेसी और मैथोलॉजी आ जाती है। आप जिस तरह के तोड़े के ऊपर क्या आप कर रहे हो, है ना? तो इट्स लाइक कि वो भी क्या इसमें हावी हुई है इस किताब में? जो कथक बहुत अच्छा करते हो आप, ये बात है, ये मैं मानता हूँ, मैंने देखी हुई है कथक आपकी, और आपका कॉन्सर्ट भी इंडिविजुअल देखा हुआ मैंने। तो क्या कथक भी इस चीज़ में डाली है इस बुक में, उसका कुछ रूप आपने? कथक एक्सप्रेशन भाव। कथक से मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखा, एंड इस बुक के थ्रू भी मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो इधर से वो कनेक्शन है कथक एंड इस बुक के बीच में, कि दोनों चीज़ों में मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया इन सेंस कि कथक में आपका ऐसे होता है कि सर ने आपको तोड़ा सिखा दिया, सर ने आपको ये सिखा दिया, चलन सिखा दिया, बट जैसे आप उसको एक्सप्रेस करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप अपने ऑडियंस को शो करते हो कि हाँ। कुछ एक गाकर बता सकते हो हल्का सा, कोई 2 लाइनों में कुछ किस तरह बैठे बैठे कोई एक्सप्रेशन कोई दिखा सकते हो? कोई कथक का थोड़ा? अच्छा ठीक है। गिरिधर कुकुधर बंसिया धर धर ग्वाल श्याम धर गोप संग धर रास चपल धर पाँव में घुंघरू धर तत थई थई ता थई तत थई तत थई तत थई तत थई तत थई थई ता थई तत थई तत थई तत थई तत थई तत थई थई ता थई तत थई तत थई तत थई तत थई तत थई तत ता। क्या बात है, यानी कि सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। वही आपने बात बोल दी कि इसमें एक चीज़ मिस हो जाएगी तो खुशी मिस हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने आपकी बुक में कुछ एक जो मैंने देखी चीज़ें, आपने कैरेक्टर्स के नाम बड़े अच्छे लिए हुए हैं। हाँ, उनके पीछे, हर कैरेक्टर के पीछे मुझे याद है रात को मैं 1-1 बजे तक लगी रही थी जब मैंने शुरू में बुक स्टार्ट की थी, कि कैरेक्टर्स के नाम मीनिंगफुल होने चाहिए, कि जिस क्वालिटी एंड एलिमेंट से वो एसोसिएटेड है मैंने उसका नाम लिखा है। जैसे एम्बर हार्ट, मेरी प्रोटैगनिस्ट का नाम फायर से रिलेटेड है। आयरिस उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है और वो नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इधर मैंने बोला नेचर। जनरली जब भी हम एलिमेंट्स की बात कर देते हैं हम बोल देते हैं अर्थ, लाइक जो अर्थ का एलिमेंट करते हैं, बट नेचर कंटेन्स बियॉन्ड अर्थ, क्योंकि अर्थ इज़ अ प्लानट, हमारा प्लानट जिसमें हम रह रहे हैं। तो आयरिस इज़ कनेक्टेड टू नेचर। ऐसे ही मैंने जो दूसरे एलिमेंटलिस्ट हैं, एलिमेंटलिस्ट मानी कि जो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आग, आपका पानी, हवा एंड ये सारी चीज़ें। एंड एक और चीज़, मैंने अपनी बुक में 7 एलिमेंट्स रखे हैं इंस्टेड ऑफ 5 या 4। हम बोलते हैं ना कि फायर, वाटर, विंड एंड नेचर, हम जनरली ऐसे क्लासीफाई करते हैं। एंड स्पेस,
इंडियन माइथोलॉजी में हम बोलते हैं स्पेस। तो मैंने स्पेस के एलिमेंट को 3 एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक आपकी लाइट, एक आपकी डार्कनेस एंड एक आपकी स्पिरिट। और हाँ, सोल और स्पिरिट। तो बेसिकली स्पेस आपकी लाइट एंड डार्कनेस से बनती है एंड उसके अंदर जो लाइफ होती है वो आपकी स्पिरिट है। तो ये मैंने इसके पीछे लाइक एक फंडा लगाया हुआ है कि मुझे ऐसे करना था। यानी कि पढ़ने वाले को ये लगे कि जो खुशी लिख रही है वो उसके अक्षरों को, अगर हमने शब्दों को देखा है यार इसका मतलब क्या निकलता है, तो एक एक शब्द में एक एक कैरेक्टर के नाम के पीछे हमें डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, उसकी डेफिनेशन ढूंढनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बात है, खुशी आप ब्लॉग लिखते हो, साइंस के ब्लॉग लिखते हो, आपके छपते भी हैं, मैगजीन्स में भी आते हैं, आप स्टूडेंट भी हो, थोड़ी थोड़ी पॉकेट मनी भी आ जाती है ना, जो भी है, मतलब किस तरह लगता है कि पढ़ते पढ़ते अपनी पॉकेट मनी से अपने ऊपर खर्च करना, हाँ, किस तरह की फीलिंग आती है कि हाँ यस आई एम खुशी शर्मा, आई एम ऑल्सो अर्निंग, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ। तो किस तरह का कॉन्फिडेंस आता है उसके साथ? तो इट्स लाइक वेरी इंडिपेंडेंट सा फील करते हो आप, क्योंकि जनरली तो आपके जब आप बचपन से देख रहे हो कि हाँ आपके पेरेंट्स आपके लिए स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर एक उनके बर्थडे पे आप बाई कर सकते हो खुद उनके लिए गिफ्ट, तो दैट्स अ फीलिंग इन इटसेल्फ, क्योंकि यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि यू कैन अर्न एंड देन बाय समथिंग फॉर देम like as a gift and present it to them, and it's not like you're buying it with your own money. पहले भी वैसे मैं कभी भी उनको पैसे खरीद के प्रेजेंट नहीं देती थी, because I always used to, मैं बहुत मज़ा आता है मुझे आर्ट में, so I used to make cards for them and अलग अलग वीडियोज़ देख के एक मैंने एक बड़ी बॉक्स बनाया था, it was पेपर से बॉक्स बनाया और उसके अंदर अलग अलग पेजेस थे, हमारी पिक्चर्स थी, मैसेजेस लिखे हुए थे एंड लाइक फ्लावर्स ओरिगामी से, एंड काफ़ी अच्छे से बनाया था। बट अब मैं अर्न करके बाय करके उनको दे सकती हूँ। यू आर इंडिपेंडेंट। यस, राइट। सुहानी के साथ किस तरह की दोस्ती है खुशी की? बहुत अच्छी। वो लड़ाई भी होती है? लड़ाई होती है, बट मैंने रियलाइज़ किया कि कोविड में जनरली लोगों के अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि आप इतने क्लोज स्पेस में एक साथ रह रहे हो, तो लड़ाई तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने बाउंड लाइक होएंगे ही, बट मेरे एंड सुहानी के असली बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लाइक अगर होते भी आधे घंटे में सॉल्व हो जाते हैं। हाँ। सुहानी की नेचर किस तरह लगी है कि अगर मैं ये बात कहूँ कि खुशी एक हैंडसम पर्सनैलिटी नज़र आ रही है ना, सब चीज़ों में सभ्य कला संपूर्ण वाला काम चल रहा है, तो सुहानी भी इसी तरह टाइम निकालती है अपने लिए? हाँ, सुहानी तबला बजाती है, सुहानी पियानो भी बजाती है और सुहानी स्क्वॉश भी खेलती है, एंड वो भी राइटिंग में काफ़ी अच्छी है। उसने आई थिंक UN का कोई ऐसे कॉन्टेस्ट हुआ था एंड उसने 2 बारी भेजी अपनी एंट्रीज, 2 या 3 बारी, एंड उसकी सेलेक्ट होगी दोनों बार सेलेक्ट हो जाती है। हाँ, क्या बात है। एंड वो तो उल्टा दुखी हो रही थी कि अभी उन्होंने उसने भी बुक पब्लिश किया, आपको पता है, उसकी 100th ऑफ अ बुक पब्लिश की, क्योंकि UN ने ना आई थिंक UN का ही था, हाँ, तो दे वर लाइक कि 100 एसेज की एक बुक पब्लिश करेंगे, जो टॉप 100 एसेज आपने एंट्रीज भेजी, तो उसके 2 सिलेक्ट हुए थे, बट वो काफ़ी दुखी थी कि सिर्फ एक ही छपा उसमें। ओहो, चलो कोई बात नहीं, हम यही करेंगे, विश करेंगे उसकी जल्दी छपे। दूसरी बात यहाँ पे एक मैं बहुत बड़ी बात करना चाहता हूँ, अवार्ड मिला है आपको, वो किस चीज़ में मिला था? तो बेसिकली मैंने एक इंटर्नशिप की थी वेस्ट सेग्रीगेशन में, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि मुझे सस्टेनेबिलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो वेस्ट सेग्रीगेशन इज़ बेसिकली कि आप अपना वेस्ट, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट में सेपरेट करके वेस्ट कलेक्टर्स को दो। तो हमने मोहाली में लाइक फेज़ 9 एंड 10 में हमने घर घर जाके लोगों को इन्फॉर्म किया कि वेस्ट सेग्रीगेशन क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, एंड वेस्ट सेग्रीगेशन से एक्चुअली आपको जो वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल आपका कम हो जाता है, क्योंकि लैंडफिल में तो पड़ा होकर कितना टाइम लग जाएगा डिके होने में, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 80% वेस्ट को कम कर दिया लैंडफिल से जाने के लिए। उस चीज़ के ऊपर आपको फिर अवार्ड मिला। अच्छा, एक चीज़ है, मैं क्योंकि कुछ वक्त की कमी भी है, जाते जाते 1-2 प्रश्न जल्दी शॉर्ट में पूछूंगा। मम्मी पापा को कितना प्राउड है खुशी पे? बहुत प्राउड है, और काफ़ी ज़्यादा प्राउड है। एंड जब मैंने बुक लिखी
एंड लाइक जब मैंने पहली बार बुक पकड़ी हाँ। तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा खुश वही थे। क्या बात है। Plus, और रिलीज किसने की थी? आई थिंक किसी मिस्टर परगट सिंह, पद्मश्री परगट सिंह, जो Yes. इंडियन हॉकी टीम के हाँ, कैप्टन भी तो रहे he's a हैं और big मिनिस्टर भी हैं इस inspiration to टाइम me, पंजाब क्योंकि के। वो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं एंड हाँ। आई ऑल्सो प्ले तो स्पोर्ट्स। उन्होंने क्या बोला आपको इसके बारे में? He also congratulated me and he said कि good job and we need more people like you. खुशी जाते जाते द मिसिंग प्रोफेसी, इसके बारे में क्या कहना चाहती है अपने दर्शकों से? क्योंकि मैं दर्शकों से ये बात ज़रूर करना चाहूँगा यहाँ पे कि इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी किताब लिख के और उसमें इतना कुछ डाल देना, ये एक आने वाली जनरेशन और अब की जनरेशन के लिए एक मोटिवेशनल बुक भी है, और खुशी अपने आप में एक मोटिवेशनल कैरेक्टर है आप सबके लिए। इसमें क्या क्या खुशी क्या कहेगी इसमें कि मैं इसलिए आपको ये सुजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने ये चीज़ देखी है? अच्छा, तो मेरी बुक contains a wide variety of genres basically. इसमें like you said कि काफ़ी सारे philosophy, adventure, fantasy सब कुछ है, and this is my ideal book. मैंने अपनी बुक ऐसे create की कि मैं इसे देखूँगी and इसको पढ़ूँगी। अगर मैंने नहीं लिखी होती ऐसी बुक तो I'd be like मैं उसको देखूँगी, पढ़ूँगी एंड मैं इसको बोलूँगी कि हाँ ये काफ़ी अच्छी बुक लिखी हुई है। खुशी अपनी मम्मी पापा की तरह IAS बनना चाहती है? मुझे पब्लिक सर्विस में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो अभी मैं और इतना आगे सोचा नहीं है। यानी कि प्रेजेंट में यथाभूत जो चल रहा है उसको देखो। Exactly. अभी फोकस करना चाहिए जो करना चाहिए। अभी मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने 12th के बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेके, बहुत अच्छे मार्क्स लेके, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उसमें आपको मुंह मांगा जो आपकी विश है वो मिले। और दूरदर्शन की ओर से हमारे इस युवा ऑथर को बहुत बहुत बधाई कि आपने द मिसिंग प्रोफेसी लिखी है, और आने वाले दिनों में जो भी आप यात्रा करेंगे, जो भी जर्नी करेंगे, चाहे एज ए ऑथर हो, एज ए आर्टिस्ट हो, एज ए जो कुछ भी आप में सब कुछ है। मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, मैं इतना कह सकता हूँ कि आप में वो सब कुछ है जो एक इंसान में है। अपो दीपो भव वाली बात भी है, अपने अंदर आप पहचानते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को यही बात बोलूँगा कि खुशी एक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। खुशी जैसे स्टूडेंट्स को हर टीचर की तरफ से मुबारकबाद, और खुशी को भी +2 के एग्ज़ाम्स की हम बेस्ट विशेस देते हैं। और आप सबको, जितने भी हमारे ये जो बच्चे या सब देख रहे हैं जिनके एग्ज़ाम है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यही दुआ करेंगे कि आने वाले समय में एक मुलाकात में आपको रूबरू कराएंगे किसी और ऑथर के साथ या उनके साथ जिनकी लाइफ को सुनकर, पढ़कर, देखकर आपको इंस्पिरेशन मिले। खुशी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।